हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसे हिंदी में हम लोग मनोविकलता के नाम से भी जानते हैं। और इसका सबसे पहले जो खोज है ब्लूलर और क्रेपलिन ने किया था। सिजोफ्रेनिया एक क्लिनिकल प्रॉब्लम है और इस पर DSM-4 मतलब DSM के जितने भी आयाम हैं उन पे इसका डिस्कशन किया हुआ है। DSM 1, 2, 3, 4, 5 सब पर इस पर फोकस डाला गया है। तो DSM मीन्स होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इन साइकोलॉजी। तो जो शिजोफ्रेनिया का कॉन्सेप्ट है वो क्रेपलिन और ब्लूलर ने दिया था। और शिजोफ्रेनिया एक ऐसी गंभीर मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें रोगी अपने चिंतन, संवेग, व्यवहार में तीव्र क्षुब्धता उत्पन्न हो जाती है। मतलब वो अपना इमोशन, थिंकिंग, बिहेवियर सब में बहुत कम रिस्पॉन्स करता है, बहुत उल्टा पुल्टा रिस्पॉन्स करता है। अगर जो शिजोफ्रेनिया का पेशेंट है तो उसको तो आप पहले स्टार्टिंग में समझ ही नहीं पाएंगे कि वो शिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, क्योंकि वो ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सजेशन करेगा अपना डेली लाइफ में कि अब उसका सेंटेंस ही हम लोग नहीं समझ पाएंगे। हम लोग सोचेंगे, अगर नॉर्मल आदमी है सोचेगा कि बहुत पढ़ा लिखा विद्वान है जो ऐसा सेंटेंस बोल रहा है जो कि समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो शिजोफ्रेनिया होता है वो ज़्यादातर जो टीनेजर्स होता है उनमें ही स्टार्ट होता है ये शिजोफ्रेनिया का। तो लोग ज़्यादा सब कुछ सोचते हैं कि ये ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा बच्चा है, बहुत ऐसा सेंटेंस बोल रहा है जो कि समझ में नहीं आ रहा है। तो शुरुआती दिन में ये समझ में नहीं आएगा, उसके बाद उनका जो बिहेवियरल पैटर्न है वो खराब होते जाएगा। उनका सोचने समझने, तार्किक जितना क्षमता है वो सब समाप्त हो जाएगा। वो अवे फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से वो दूर रहने लगेंगे। अगर तो इसमें रोगी का परसेप्शन, अटेंशन ये सब खराब हो जाता है, दोषपूर्ण हो जाता है। वह डेल्यूजन और हेल्यूसिनेशन का भी पेशेंट जो है वो शिकार हो जाता है। और इसमें अगर हम लोग कोई सिजोफ्रेनिया के बारे में जो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक दो बार अगर कोई व्यक्ति ऐसा किया तो उसको हम लोग सिजोफ्रेनिया का पेशेंट मान लेंगे। इसके करने के लिए ये जो मतलब खराब बिहेवियरल पैटर्न है, स्पीच का जो प्रॉब्लम है, फिर जो डेल्यूजन और हेलुसिनेशन का ज़्यादातर वो शिकार हो जाता है, तो ये लगातार 6 महीने तक अगर ऐसा उसका बिहेवियरल पैटर्न रहा, ऐसा ये 6 महीने तक कोई पेशेंट लगातार करा, कोई व्यक्ति लगातार करा, तभी उसको हम लोग सिजोफ्रेनिया के पेशेंट के रूप में उसको बोल सकते हैं। DSM-4 में सिजोफ्रेनिया के मुख्यतः 3 प्रकार बताए गए हैं, तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो पहला है वो है डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया। तो इसमें जो सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं वो डिफ्यूजर मतलब अस्पष्ट और रिग्रेसिव सिम्टम देखने को उनमें मिलते हैं। विनम्र तथा व्यामोह जो लैंगिक, हाइपोड्रोइकल, धार्मिक तथा दंडात्मक स्वरूप के होते हैं और काफी अस्पष्ट एवं विकृत प्रकृति के होते हैं। रोगी बहुत कोशिश करने से ही कुछ अस्पष्ट बोल पाते हैं। और इसका जो दूसरा फॉर्म होता है, जो दूसरा ये होता है वो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया होता है, दूसरा टाइप। तो इस सिजोफ्रेनिया में मोटर डिस्टर्बेंस रोगी में देखने को मिलता है। मतलब उत्तेजना में आकर जो पेशेंट होता है तरह तरह के मोटर स्किल्स को करता है और कभी वह एक ही तरह के कंडीशन में, मतलब एक ही तरह के सिचुएशन में वो खड़ा है। अगर सिजोफ्रेनिया का पेशेंट अगर मान लीजिए कि एक पैर पर खड़ा है तो घंटों मतलब एक दो दिन तक भी वो एक पैर पे खड़ा रह सकता है। अगर वो आसमान की तरफ ऊपर देख रहा है तो देखते कई घंटों तक रह सकता है। अगर छत का जो बाउंड्री, जो छत का रेलिंग होता है वहां भी देखा जाता है कि सिजोफ्रेनिया का पेशेंट काफी मतलब बैठा है तो बैठे ही है। अगर उसको गिरने का थोड़ा भी भय नहीं, लगातार वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में, क्रिटिकल पोस्चर में वो बैठा है तो बैठा ही है, उसको किसी भी तरह का डर नहीं लगता है। तो इस ऐसे रोगियों में नकारात्मक प्रवृत्तियां काफी तेज होती है और वे दूसरे के सजेशन में कभी कभी नहीं मानते। दूसरे को अगर कोई बोलेगा कि तुम वहां से हट जाओ, तुम एक पैर पे जो खड़े हो उस पैर को नीचे करो, जाके रूम में रेस्ट करो, तो वो ऐसा मानेगा ही नहीं। और जो तीसरा होता है इसका, वो होता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। जैसा कि रोग से ही स्पष्ट है कि इस तरह के सिजोफ्रेनिया में रोगी खास खास तरह के व्यामोह जैसे डेल्यूजन ऑफ ग्रेनेचर, बड़प्पन का व्यामोह मतलब डेल्यूजन ऑफ जेलिशी, उसमें
जलन का व्यमोह आ जाएगा, डिलीजन ऑफ रेफरेंस। तो ये सब जो होता है वो पैरानाइड सिजोफ्रेनिया के पेशेंट इस तरह के बिहेवियर अपनाते हैं। पैरानाइड सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट होता है, जैसा कि जो नाम से ही स्पष्ट है, इसमें डेल्यूजन का मात्रा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, हेलुसिनेशन का मात्रा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग, इसका जो पेशेंट होता है वो काफ़ी भ्रमित रहता है, हमेशा व्यामोह में पड़ा रहता है, इतना बहुत एक्सेसिव शक करता है कि अगर लोग कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो वो मेरा बुरा ही चाह रहे होंगे, सब पर वो शक के नज़र से रखता है। और ये पैरानाइड जो है, पैरानोइया, इस पर भी एक वीडियो आप लोगों को देखने मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही अच्छा टॉपिक पर वीडियो मिले और हम लोग मेंटल पेशेंट को भी पहचान पाएँ कि कौन मेंटल पेशेंट है और उसका सही तरीके से इलाज भी हो जाए। तो अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाया हुआ बात अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और जहाँ तक सिजोफ्रेनिया का थेरेपी का अगर बात है, तो इसके जो थेरेपी है उसमें सीबीटी का यूज़ होता है। और इसमें साइको एनालिसिस चिकित्सा में क्लाइंट, और यहाँ सीबीटी के साथ साथ मतलब बिहेवियरल थेरेपी के, क्लाइंट बिहेवियरल थेरेपी के साथ साथ यहाँ पर साइको एनालिसिस का भी, साइको एनालिसिस से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें क्लाइंट को चिकित्सक उसके जो दमित इच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारा जो इच्छा होता है उसको हम अपने, कुछ इच्छा को हम अपने कॉन्शियस माइंड में रखते हैं, और बहुत सारे इच्छा जिसको हम व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, जिसको हम सोचना नहीं चाहते हैं, उसको हम लोग 90% भाग को हम लोग अनकॉन्शियस माइंड में अपना दमित कर देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अकॉर्डिंग टू फ्रायड, वो क्या बोले थे कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है और जो अनकॉन्शियस माइंड है एक आइसबर्ग के जैसा है, जिसमें 90% जो आइसबर्ग का जो 90% भाग है वो कहाँ रहता है, पानी के अंदर दबा रहता है, और 10% भाग ही जो होता है पानी के ऊपर ही होता है। तो जो हम अभी हम सोच रहे हैं, जो भी हम प्रेजेंट में हैं और जिसके बारे में हम बोलना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, वो सारा जो भाग है वो कॉन्शियस माइंड है। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा बहुत बुरा हुआ हो पास्ट में, या फिर हम बहुत किसी चीज़ से डर गए हो, कोई फोबिया टाइप का चीज़ हो, या घर परिवार रिश्तेदार में बहुत क्लोज रिलेटिव्स का किसी का मृत्यु हो गया हो, या फिर किसी से झगड़ा हो गया हो, हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन हो गया हो, या तलाक हो गया हो, या कोई हमारा कोई पुराना बीमारी है जिसके जो अब ठीक हो गया है, उसके बारे में अगर हम सोचना नहीं चाहते हैं तो सबको हम अपने एक मन में एक दमित करते जाते हैं। तो ऐसा करते करते वो 90% जो बात होता है हमारे मन में दमित रहता है, तो वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। और जो हमारा, जो हम अभी बात कर रहे हैं आपसे, जो सोच रहे समझ रहे, जो डेली लाइफ हम लोग जी रहे हैं, वो सब हम कॉन्शियस माइंड के थ्रू करते हैं। तो जो शिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, अगर उसके पास्ट में बहुत कुछ बुरा हुआ होगा, तो उसको क्या करते हैं, जो हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जो साइकेट्रिस्ट हैं, उनको अपने पास बुलाते हैं। एक तो क्लाइंट बिहेवियर थेरेपी के द्वारा उनको ठीक करते हैं, दूसरा जो है साइको एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन मेथड और हैप्नोसिस, मतलब उनको सम्मोहित करते हैं। उनका जो अनकॉन्शियस माइंड में अगर कुछ बात दबा हुआ है जो कि उस शिजोफ्रेनिया से रिलेटेड है, सभी बात पॉइंट्स को नहीं, तो उसको वो उनके पहले जो पेशेंट के साथ वो क्या करते, साइको एनालिटिक जो होते साइकेट्रिस्ट, उनके साथ पेशेंट के साथ रैपर्ड स्थापित करते। रैपर्ड स्थापित करने में ही उनको 1 वीक से 2 वीक तक का समय लगता है। उसके बाद धीरे धीरे जब रैपर्ड बन जाता है तो फिर उनका अनकॉन्शियस माइंड को टटोलने का कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि पेशेंट तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं, वो थेरेपिस्ट को ही, जो साइकेट्रिस्ट है, उसको अपना दुश्मन समझ लेता है, सोचता है कि जाकर चारों तरफ सब कुछ से वो बता देगा मेरा बात, तो वहाँ से भागने का कोशिश करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन हो जाता है, अच्छा रैपर्ड जब बन जाता है, तो अनकॉन्शियस माइंड जो कि सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड है उसको वो व्यक्त करता है पेशेंट, और धीरे धीरे फ्री उसका ड्रीम एनालिसिस करके कि जो सपना देख रहा है वो उसका सपना का क्या असर हो रहा है उसके डेली वे लाइफ में, या फिर उसको सम्मोहित करके उसको फ्री एसोसिएशन मेथड से जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ठीक करने का कोशिश करते हैं। तो जो तो सिजोफ्रेनिया में जो सिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड में 1% है, जो कि हुआ 2.4 करोड़ लोग, मतलब हर 300 पीपल में 1% को वो, मतलब एक को सिजोफ्रेनिया प्रभावित करती है। और इंडिया में इसका 3.5 मिलियन जो लोग हैं वो हुआ सिजोफ्रेनिया से ग्रसित हैं।
मतलब लाखों लोग प्रभावित है, लेकिन 1/3 भी इसका इलाज नहीं मिल पा रहा है सिजोफ्रेनिया का। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि हम लोग जो समाज में रहते हैं, जो हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, तो अगर हमारे कोई फिजिकल प्रॉब्लम हुआ, अगर हमारे सर में चोट लगा है, हाथ में चोट लगा है, पेट में दर्द है, या कोई फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम है, उसका तुरंत हम लोग उसको ट्रीटमेंट करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं और समाज के साथ अच्छे से हम लोग रह पाते हैं। लेकिन अगर कोई भी, अगर बच्चा को या बच्ची को अगर हम कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, जैसे कि अभी सिजोफ्रेनिया का ही उदाहरण लेते हैं, या फिर पैरानोइया हो जाता है, या फिर बहुत सारा ओसीडी हो जाता है, तो उस पर माता पिता छुपाने का कोशिश करते हैं कि जो मेरा बच्चा है, या जो मेरा बेटा है या बेटी है, या फिर मेरे खुद के जो पेरेंट्स को अगर हो गया है, तो सब लोग छुपाने का कोशिश करता है कि समाज में उनका इज्जत ना चला जाए। अगर बेटा है तो फिर उसको जॉब नहीं मिल पाएगा, नौकरी नहीं हो पाएगा, बेटी का भी अच्छे घर में रिश्ता नहीं हो पाएगा। लेकिन इसी सबके चलते अगर इलाज नहीं हो पाता तो सिर्फ मतलब लाखों लोग प्रभावित है और 1/3 से भी कम लोगों का ही मेंटल डिसऑर्डर का इलाज हो पाया। तो ये जो मेरा वीडियो है, तो वो अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता चलता है कि मेंटल डिसऑर्डर का भी इलाज है, क्योंकि लास्ट में इस पे हम ट्रीटमेंट के बारे में भी बताते हैं आप लोगों को कि अगर इसका साइकेट्रिस्ट के पास ले जाके हम इस तरह से अगर ट्रीटमेंट कराएं तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है। मतलब अगर 1 वीक से लेकर के 1 मंथ या 1 ईयर तक, हार्डली 2 ईयर्स तक में मेंटल डिसऑर्डर भी ठीक हो जाता है फिजिकल डिसऑर्डर की तरह। तो इस पे खुद खुलकर चर्चा करना चाहिए।